हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 4 मई 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहाँ पर आज की न्यूज़पेपर को देख सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिनको आज के सेशन में हम कवर करेंगे। बट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हो हमारी लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज चल रही है और आज ना एक्चुअल में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रेसिजन न्यूज़। अगर पिछले कुछ सालों के अंदर आपने प्रीलिम्स के एग्जाम देखे होंगे ना, आपने रियलाइज किया होगा कि जो प्लेसेस कहीं ना कहीं न्यूज़ में होती है ना, उनके ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो आज का सेशन देखो आज 3:30 पे होगा। ठीक है, आप सभी मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा। मैंने इंश्योर किया है, काफ़ी रिसर्च करा है थोड़े टाइम के पिछले कुछ दिनों के अंदर, ताकि जो भी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं उनको मैं आपके साथ आज के सेशन में डिस्कस कर पाऊँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा, तो मेक श्योर आप 3:30 पीएम पर सभी मेरे साथ लाइव जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से पिछले भी आपने कोई सेशन मिस किए हैं तो उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, आज प्लेसेस न्यूज़ होगा, फिर आने वाले दिनों के अंदर जो बाकी इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग भी सर के साथ आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो, कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था विष्टि और दामिने को, ठीक है, इनके बारे में समझ लेते हैं। देखो, विष्टि तो एक्चुअल में ना होता है क्या, फोर्स्ड लेबर। ठीक है ना, ये सभी आप जानते होंगे। अब एक्चुअल में ना यूपीएससी ने भी जो क्वेश्चन था यही पूछा हुआ था कि विष्टि होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है। गुप्ता एरा में अगर हम बात करें तो विष्टि मीनिंग होता था फोर्स्ड लेबर, और एक तरह की जो वहाँ की स्टेट है उनके लिए एक इनकम का सोर्स भी आप इसको मान सकते हो। ठीक है ना, तो एक तरह का टैक्सेशन भी मान सकते हो कि टैक्सेशन की तरह लोगों के द्वारा पे किया जाता है, तो उसी को फोर्स्ड लेबर का आप ध्यान रखिएगा कि उसको बोलते हैं क्या, विष्टि। राइट। दूसरा वर्ड है दामिने को। सर ये क्या चीज है दामिने को? देखो, जब हम बात करते हैं ना, आप जानते हो संथल्स के बारे में, तो ध्यान रखना पहली बात तो ये संथल से रिलेटेड है। तो हुआ क्या, जो राजमहल एरिया है वहां पर एक सर्टेन लैंड थी, उस लैंड को डिमार्केट किया गया और बोला गया कि ये जो एरिया है ना, दिस इज लैंड ऑफ द संथाल्स। ठीक है, उसी को दामीन ए को बोलते हैं। ठीक है, मैं क्यों ये इस तरह के सर टर्म डिस्कस कर रहा हूँ, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा करो। ठीक है, विष्टि डायरेक्टली पूछा गया है, पिछले सेशंस के अंदर हमने श्रमना देखा था, ठीक है, श्रेणीज देखा था, और भी कुछ ऐसे हमने टर्म्स देखी हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ चुकी है एंड बाकियों की टर्म्स की पूछने की प्रॉबिलिटी है। तो इसलिए इस तरह की मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि ना दो दो करके आप याद करने की कोशिश करोगे तो शायद मुझे लगता है कि टर्म्स आप लंबे टाइम तक याद कर पाओगे। हम पता क्या करते हैं, एक दिन बस 50 लिस्ट को उठा लेते हैं और उस तरह से उस रैंडम पीडीएफ को याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसे याद करने की कोशिश करोगे मुश्किल हो जाएगी, पर डेली दो दो बेसिस पे करोगे तो शायद याद करना ईजी रह पाएगा। ठीक है ना, तो इसी वजह से ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है, कल के लिए दो वर्ड्स हैं, अग्रहट्टा, मैत्रेय। ठीक है ना, तो यहाँ पर इनके रिगार्डिंग आप बताओगे कि इनका मीनिंग क्या होता है, तो फिर कल इनको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज ब्लू बगिंग। देखो समझने की कोशिश करो, ये वर्ड बना है दो चीजों से, एक तो हो गया ब्लू और दूसरा वर्ड हो गया बगिंग। बगिंग तो आप सभी जानते होंगे। ठीक है ना, सर ये ब्लू का मतलब क्या है? दरअसल में जो ब्लू वर्ड है ना, ये आया है आपके ब्लूटूथ से। तो मीनिंग क्या हुआ, देखो आपका जो ब्लूटूथ होता है, आप लोग जैसे अपने फोन्स में अपने लैपटॉप्स में ब्लूटूथ को यूज करते होंगे ना, तो उस ब्लूटूथ के माध्यम से कोई बाहर का जो पर्सन होगा, ठीक है, जो बाहर की कोई डिवाइस होगी वो आपके साथ पेयर कर लेगी। ठीक है ना, एंड उसके बेसिस के ऊपर हैकर्स के पास आपका एक्सेस चला जाएगा। जैसे मान लो आपका फोन है, ठीक है ना, आपके फोन के साथ आपका फोन का जो ब्लूटूथ था उसके साथ किसी ने आपको पेयर कर लिया। ठीक है, आपके स्पीकर आपके ईयरफोन्स के साथ पेयर कर लिया, तो उसके बेसिस पे क्या होगा, हैकर्स के पास उसका एक्सेस चला जाएगा एंड कहीं ना कहीं फिर आपके फोन के जो मैसेजेस हो गया, ठीक है ना, वो सारी चीजें पढ़ पाएंगी। तो डेफिनेटली एक मेजर थ्रेट यहाँ पे बन जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी एक तो क्वेश्चन में आ जाती है। ठीक है ना, प्लस देखो फ्रॉड्स वगैरह हो सकते हैं। आपने जैसे मान लो आप लोग भी ट्रांजेक्शन करते होंगे ना ऑनलाइन, एक दूसरे को भेजते होंगे पैसा, तो वहां पर आप जानते हो कि कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले ओटीपी वगैरह आते हैं आपके फोन के ऊपर। सोचो अगर वो सारे ओटीपी सामने वाला पढ़ने लग जाए, ठीक है ना, तो ओटीपी का मिसयूज करते कहीं ना कहीं बैंकिंग फ्रॉड्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, ब्लू बगिंग। ध्यान में क्या रखना है, ब्लू का मतलब यहाँ पे ब्लूटूथ से है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश पुलिस ने लोगों को कॉशन किया है कि स्मार्टफोन यूजर थोड़ा ध्यान में रखिए इस चीजों के रिगार्डिंग। तो जो भी इस तरह के सिक्योरिटी फ्लॉज हमें देखने को मिल जाते हैं, किसी भी चीज में हो सकते हैं, आपके स्मार्ट वॉचेस के अंदर, ठीक है, टैबलेट्स, फोन, सभी के अंदर हो सकते हैं। अब काफी लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो सर एप्पल का फोन है, ठीक है ना, एप्पल के फोन में तो जो आईफोन है मेरे पास तो वो है, यहाँ तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी खासी होती है। बट देखो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में आईफोन ने भी इस चीज को बोला है कि उनके पर्टिकुलर जो फोन्स हैं वो भी यहाँ पर इसके थ्रेट से, मतलब इनका थ्रेट भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो ये भी कंसर्न उनके रिगार्डिंग भी हमें देखने को मिल जाता है।
मैंने आपको प्रोसेस समझा ही दिया कि कैसे सारी चीज़ें आपके स्टील कर सकता है, आपके मोबाइल फ़ोन और बाकी चीज़ों को वो कहीं न कहीं टारगेट कर सकता है, ठीक है? और जनरली आप देखते हो जो ब्लूटूथ होता है, वो 10 मिनट रेडियस के अंदर काम करता है, तो ये ब्लूटूथ के रिगार्डिंग एक चीज़ है। कई बार हालाँकि देखा गया है कि इससे लार्जर डिस्टेंस में भी ये ब्लू बगिंग काम कर जाती है। जनरली 10 मीटर डिस्टेंस होता है, बट काफ़ी बार ब्लू बगिंग का हमने देखा है कि ये थ्रेट उसके बाहर वाले डिस्टेंस पे भी हो जाता है, ठीक है ना? तो देखो इस तरह से कहीं न कहीं पेयर कर दिया जाता है आपकी पर्टिकुलर चीज़ के साथ, तो इस तरह से ये चीज़ वर्क करती है। फिर मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, वो उस तरह से अपने आप को अनऑथराइज्ड एक्सेस उसको मिल जाता है एंड उस हिसाब से कुछ भी गलत काम वो यहाँ पर आपके फ़ोन के आपके जो भी कहीं न कहीं आपके डिवाइस है उसके साथ वो कर सकता है। तो सर क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग? देखो पहली बात तो कि अगर आप कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे तो ब्लूटूथ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? आप ब्लूटूथ को ऑफ रखिए, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ हो गया। साथ में ही आप ना जो अपने डिवाइस का सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करते रहो टाइम टू टाइम। होता क्या है ना कि ये जो हमारी कंपनीज़ हैं, ये देखती रहती हैं कि यार किस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर उस हिसाब से वो नया अपडेट देती रहती हैं। तो अगर आपने अपने डिवाइस को, अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को कहीं न कहीं अपडेट नहीं किया, तो अपडेट करने से इससे आप बच सकते हो। पब्लिक वाईफ़ाई का यूज़ नहीं करना, ठीक है? या कम से कम करना है। साथ ही साथ आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हो एज़ अ सिक्योरिटी मेजर। तो आई होप आप ब्लू बगिंग के बारे में समझ गए होंगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? वानाक्राई, पेटा, इटर्नल ब्लू ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट्स में इसका आंसर बताओगे। बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज आर्टिकल 142 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने बात करी है कि एक कोर्ट जो है वो डायरेक्टली ग्रांट कर सकता है डिवोर्स अंडर आर्टिकल 142 अगर मान लो कहीं ना कहीं वो फैमिली कोर्ट में नहीं भी गए, ठीक है? जनरली क्या होता है इस तरह के मुद्दे पहले फैमिली कोर्ट में जाते हैं, वहां पर उनके पास वेटिंग पीरियड होता है, पर नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 142 के अंतर्गत डायरेक्टली डिवोर्स भी उनको दिया जा सकता है अंडर सर्टेन केसेस। तो पहली बात तो ध्यान से समझो, आर्टिकल 142 सर है क्या? देखो ये बात करता है कंप्लीट जस्टिस की, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कंप्लीट जस्टिस। मीनिंग क्या है सर? देखो ये एक तरह की सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए अगर उसको लगता है कि भैया पूर्ण जस्टिस करने के लिए उसको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को पास करना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली उस ऑर्डर को पास कर सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो आपने भी देखा होगा ना, अयोध्या का मुद्दा गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना? उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि जो कहीं ना कहीं जो वहां की जमीन थी, जो मेन जमीन की मैं बात कर रहा हूँ, वो वहां का एरिया किसको मिला? ठीक है, वो हिंदू पक्ष को, वहां पे आपने नोटिस किया होगा, उनको मिला, ठीक है। पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि नहीं, जो मुस्लिम्स है ना उनको भी कुछ मिलना चाहिए, उनका भी क्लेम था, बट ऑल्दो वो लीगली उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, पर उनको भी कुछ ना कुछ जमीन मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपनी वहां पे मस्जिद एस्टेब्लिश कर पाए। तो वहां पर तो नहीं कर सकते, उन्होंने एक ऑल्टरनेट जगह देने के लिए बोला 5 एकड़ की, जहां पर वो अलग से अपने लिए मस्जिद बना पाए। तो ये वाली जो चीज थी ना, ये उनको लगा कि पूर्ण कहीं ना कहीं जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए उन्होंने ये 5 एकड़ वाली जमीन दी। तो ये कैसे हो पाया था? थ्रू द आर्टिकल 142। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की एक तरह की डिस्क्रिशनरी पावर कंप्लीट जस्टिस के साथ डील करता है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल 142 बोलता क्या है मैंने आपके लिए लिख दिया है, पर एक्चुअली इसकी एसेंस कहीं ना कहीं वही है कि इसको मतलब इन्फोर्स किया जा सकता है कंप्लीट जस्टिस के लिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट चाहे। तो ध्यान रखना, एक तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल भोपाल गैस स्ट्रेटजी के अंदर भी ये चीज हमें देखने को मिली। तो ये जो यूसीसी थी, उनको हमने कहा कि आप इतने मिलियन डॉलर कॉम्पनसेशन में दीजिए, ठीक है ना? वहां पर भी इसने इस पर्टिकुलर पावर्स को यूज किया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों के अंतर्गत इसको यूज किया जाता है। ध्यान में रखना कि कोई लिमिटेशंस नहीं है इसके रिगार्डिंग की ऑर्डिनरी लॉज के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो वो उसको रोके, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। एक देखो 2019 में ना क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसी के रिगार्डिंग। ये देखो क्या पूछा है, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉज कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग देखो आप एक बार ना एग्जांपल समझो, एग्जांपल एज इन जो ऑप्शन है, देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डील करता है, ऑप्शन बी कह रहा है ये सुप्रीम कोर्ट से डिस्कस कर सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ है या फाइनेंशियल इमरजेंसी के साथ है, और ऑप्शन डी कह रहा है ये स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कंसर्न है। अगर मान लो आपको नहीं भी पता होता कि भैया एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आप इतना तो आइडिया होता ना कि यार ये वाले जो आर्टिकल्स है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के साथ डील करते हैं, अगर इतना भी आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी रखते ना, तो इस आसानी से बता पाते कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पर अब हमने समझ लिया है कि किस तरह से कंप्लीट जस्टिस करने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, तो यही इसका मीनिंग यहाँ पे हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो काफी बार काफी इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, देखने में टफ लगते हैं, पर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज न्यूरोटॉक्सिन।
देखो दरअसल में जो न्यूज़ है ना, एक्चुअली में न्यूज़ तो थोड़े 3-4 दिन पुरानी है, पर मैं आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना थोड़ा अब अंडरस्टैंडिंग आई है। मैं समझाता हूँ। देखो 3-4 दिन पहले क्या हुआ, लुधियाना जो पंजाब के अंदर है, वहाँ पर कुछ लोगों की डेथ हो गई, ठीक है? तो काफ़ी दिन पता नहीं लगा कि लोगों की आखिर डेथ क्यों हुई। लोग सुबह-सुबह मतलब दूध लेने गए थे, ठीक है ना? तो वहाँ पर देखा कि डेयरी के ऊपर काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, तो समझ नहीं आया कि उस टाइम की क्यों डेथ हुई। पर अब थोड़ा-सा रिसर्च हुई है उसके ऊपर, तो ऐसा पाया गया है कि एक तरह की गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? H2S आप जानते होंगे, तो वो गैस यहाँ पे देखी गई थी। वो एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है और ऐसा माना जा रहा है कि शायद यही गैस थी जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई है, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप बैकग्राउंड को समझ गए होंगे। तो सर हमें क्या समझना है कि ये न्यूरोटॉक्सिन आखिर होता क्या है? देखो 2 वर्ड से मिलके बना है, न्यूरो और टॉक्सिन, ठीक है? जब भी बात करते हैं न्यूरो की, आप जानते हो थोड़ा ब्रेन के साथ, आपके नर्वस सिस्टम के साथ इसको लिंक किया जाता है। और टॉक्सिन तो एक तरह का जो कहीं न कहीं आप जानते हो ना कि टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, पॉइज़नस चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से वर्ड बना है न्यूरोटॉक्सिन। तो क्या है न्यूरोटॉक्सिन? दरअसल में पॉइज़नस सब्सटेंसेस है जो आपके नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है? कई बार हो सकता है ना कि आपने कोई गैस, कोई इस तरह का सब्सटेंस जो अधिक मात्रा में आपने उसको कंज़्यूम कर लिया या उसको कहीं न कहीं सूँघ लिया, तो उससे आपका कहीं न कहीं न्यूरोटॉक्सिसिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में ही इस तरह की चीज़ें आपके न्यूरॉन्स को किल कर सकते हैं, आपके नर्व सेल को किल कर सकते हैं। आप खुद बताओ ना, ब्रेन जो कहीं न कहीं पूरी बॉडी को सिग्नल देता है कि क्या करना है, सारी चीज़ें ट्रांसमिट करता है। अगर न्यूरॉन्स मर जाएँगे, नर्व सेल मर जाएँगे, तो वो चीज़ें काम करनी बंद कर जाएँगी एंड अकॉर्डिंगली पर्सन की फिर डेथ हो सकती है। ठीक है ना? तो इस तरह की आप देख सकते हो कि दीज़ आर न्यूरोटॉक्सिन्स। और बात करें थोड़ी न्यूरोटॉक्सिक गैसेज़ की, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड इस केस में देखने को मिला, मीथेन हो गया, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप बहुत अधिक मात्रा में इसको आप कहीं न कहीं कंज़्यूम करोगे ना, तो डेफ़िनिटली उसके बहुत ही नेगेटिव इंस्टेंसेस देखने को मिल जाते हैं और किस केसेस में, कुछ केसेस में तो फैटल भी हो सकता है, लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पर मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, तो यहाँ पर इनकी कोई स्मेल नहीं होती। हाइड्रोजन सल्फाइड की जो स्मेल होती है, काफ़ी एक गंदी स्मेल होती है, पंजेंट ऑर्डर होता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो अगर इस तरह की देखो वेस्ट वाटर को के अंदर ना कहीं न कहीं इनको रिमूव करने की कोशिश करी जाती है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेस ना हो, तो वहाँ पर केमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी किया जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं आप वेस्ट वाटर के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ऑक्सीडेंट को इंक्लूड कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ से रिमूव हो जाए। तो आई होप आप ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे कैसे इस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करी जाती है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल। तो पहली बात तो समझो कि अंडर सी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और ट्विन टनल बन रही है और इंडिया में पहली बार ऐसे देखने को मिला है, ठीक है? वो कहाँ बन रहा है? साउथ मुंबई के अंदर, ठीक है? यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, ये ट्विन टनल्स की बात है, तो टनल स्टार्ट होती है गिरगांव के पास में और खत्म होती है ब्रीच कैंडी पे, ठीक है? और जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, उसका ये एक पार्ट है। तो सर टोटल लेंथ कितनी है हर टनल की? हर टनल की लेंथ है 2.07 किलोमीटर, ठीक है ना? 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो अंडर द सी है, ठीक है? तो इस तरह से आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो जो वहाँ की बीएमसी है, दैट इज़ बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है, मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, उसके अंतर्गत इस टनल को बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर ना टनल के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ना बोरिंग मशीन है, ठीक है? इंडिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन है जिसका नाम क्या है? मवाला। ये पर्टिकुलर वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है, मवाला। तो इस पर्टिकुलर मशीन को यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। ये मशीन का खुद का ही वेटेज ना 1700 टन है, ठीक है ना? 12 मीटर लंबी है ये पर्टिकुलर मशीन। तो ये मशीन का भी आप नाम ने ध्यान में रखोगे, तो ये मवाला क्या है? इंडिया की लार्जेस्ट एवर टनल बोरिंग मशीन। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आप लोग जानते होंगे ना कि ये पर्टिकुलर जो मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ये 10 किलोमीटर का नियरली प्रोजेक्ट है। ये कनेक्ट करता है मरीन ड्राइव को टू बांद्रा वर्ली सी लिंक, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सी लिंक है, ठीक है? काफ़ी जो लोग मुंबई में रहते होंगे, काफ़ी बार देखा होगा इस पर्टिकुलर चीज़ को, कई बार आपने इमेजेस के अंदर भी इसको देखा होगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि प्रोजेक्ट कहीं न कहीं 45 मिनट का कम्यूट फ्रॉम गिरगांव टू वर्ली उसको 10 मिनट का बना देगा। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्क करेगा। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ युवा टूरिज्म क्लब। अब एक्चुअल में आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने भी मन की बात सुना होगा कभी ना कभी प्रधानमंत्री जी का, तो उसके 100 एपिसोड्स की बात हो रही है, ठीक है? और साथ साथ 100 डेज ऑफ एक्शन की बात हो रही है। तो जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है ना, वहां पर स्पेशल इनिशिएटिव इसी के रिगार्डिंग ले रही है थ्रू द युवा टूरिज्म क्लब। तो यहाँ पर इन मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है? लगभग 30,000 युवा टूरिज्म क्लब को बनाया गया है अभी तक, ठीक है? ताकि एक तरह से ना यंग एम्बेसडर्स को हम क्रिएट कर पाए, उनको डेवलप कर पाए इंडियन टूरिज्म के रिगार्डिंग। देखो एक्चुअल में आप नोटिस करो कि टूरिज्म ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनता है। क्यों? क्योंकि एक तो लोग जब ट्रैवल करते हैं, कहीं न कहीं इंडिया की जो डाइवर्सिटी को जानने का मौका मिलता है, ठीक है ना? इंडियन टूरिज्म को एक अच्छे लेवल तक आप प्रमोट कर सकते हो।
ठीक है ना। लोगों के अंदर जो इंडियंस खुद हैं उनके अंदर एक तरह की वो एक तरह से उत्सुकता आएगी उनके अंदर, ठीक है ना। तो और लोगों को भी कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस करवा पाएंगे। साथ में ही सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ भी हम बढ़ पाएंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम कर पाएंगे। तो ये जो यंग एम्बेसडर्स की बात करी जा रही है, ये टूरिज्म को प्रमोट करने के अंदर हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब लोग साथ में क्लब की फॉर्मेशन में काम करें ना, तो क्लब्स में क्या होता है, लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, टीम वर्क बढ़ता है, लीडरशिप, मैनेजमेंट, ये सारे अलग अलग स्किल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सस्टेनेबल टूरिज्म का भी एस्पेक्ट है। तो इस पर्टिकुलर युवा टूरिज्म क्लब को स्टैब्लिश किया गया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स हो गया, आपके कॉलेजेस हो गया, इंडियन होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के अक्रॉस हो गया, फॉर द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक्स। इसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका आपको मैं क्विकली एक बार आंसर बता देता हूँ। पहला है देखो फेब्री डिजीज के रिगार्डिंग। अब सर फेब्री डिजीज क्या ये कंडीशन है जो बॉडी जब हेल्दी आरबीसी नहीं होते उसका पर्टिकुलर केस में होती है? द आंसर इज फॉल्स। याद करो, काफी हमने डिटेल में समझा था कि एक जीन के रिगार्डिंग इशू है, ठीक है। एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर क्या होता है ना कि एक एंजाइम होता है आपका अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस ए, ठीक है ना, अल्फा ग्लैक्टोसाइडेस ए, उसका कहीं ना कहीं हमें लो लेवल देखने को मिल जाता है जीन के प्रॉब्लम की वजह से, जहां पर हमें ये पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिलती है। हमने समझा भी था कि ये पर्टिकुलर डिजीज मेन में ज्यादा होती है और वुमेन में कम होती है, इसके पीछे का कारण भी हम समझ गए थे। दूसरा, G7 कंट्रीज, क्या ये सारी कंट्रीज हैं? द आंसर इज नो। देखो रशिया तो इसका कंट्री मेंबर है ही नहीं, ठीक है, तो आप सीधा उसको एलिमिनेट करो, तो आपका आंसर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तीसरा कह रहा है फेमा के बारे में, क्या आरबीआई रेगुलेटरी बॉडी है और कंट्रोलिंग रोल प्ले करती है यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग? ये बात बिल्कुल ट्रू है। अंजी, देखो किसी ने मुझे कमेंट्स में बताया कि सर ये खाड़ नहीं है, दरअसल में खड्ड बोलते हैं, ठीक है। पंजाब हो गया और जम्मू हो गया, यहाँ पर अलग अलग एरियाज में इसको खड्ड बोला जाता है, ठीक है। मैं जानता हूँ वर्ड खड्ड को, ठीक है ना। तो अंजी खड्ड जो ब्रिज है वो मेघालय में देखने को मिलता है, द आंसर इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमें ये देखने को मिल जाएगा। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट क्या असम के अंदर है? ये बात बिल्कुल ट्रू है, हमने इसकी पूरी हिस्ट्री भी समझने की कोशिश करी थी। अब इसी तरह से इन सभी क्वेश्चंस का आंसर, एक जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है वानाक्राई वाला, एंड साथ ही साथ जो मैंने टर्मिनोलॉजीज दी हैं आज ना, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या ठीक है क्या गलत है। मैं फिर से एक बार रीआइटरेट कर दूं, आज देखो प्लेसेस इन न्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा 3:30 PM पे, तो लाइव जुड़ना, इंटरेस्ट में बहुत सारी प्लेसेस इन न्यूज हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।